फिल्म की शुरुआत 1946 से होती है, जहां एक शादीशुदा जोड़ा बारबरा और ब्रुक्स उस शाम एक बच्चे की देखभाल कर रहा है। उस रात इस युवा जोड़े को एक पार्टी में जाते हुए देखा जाता है, लेकिन ये कोई साधारण पार्टी नहीं है। ऐसा लगता है कि वहां मौजूद मेहमान ज्यादातर शहर के अमीर लोग हैं। इससे हमें पता चलता है कि बारबरा और ब्रुक्स अपर क्लास से ताल्लुक रखते हैं। शुरू में सब कुछ बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन पार्टी से लौटने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों में एक तीखी बहस होती है, जो इस बात का संकेत देता है कि उनके रिश्ते में कुछ गड़बड़ है। समय बीतता है और हम देखते हैं कि टोनी स्वस्थ तरीके से अपनी टीनेज ईयर्स में बड़ा हो रहा है। टोनी, जो अब काफी इंटेलिजेंट हो चुका है, अपने माता पिता के लिए गर्व का कारण बनता है। एक दिन जब उनके घर में एक फ्रेंच मेहमान टोनी से एडल्ट टॉपिक्स वाली किताब पढ़ने के लिए कहता है, तो टोनी विनम्रता से मना कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे एटिकेट की समझ है और वह फ्रेंच लैंग्वेज में कुशल है। उस फ्रेंच मेहमान ने बारबरा के साथ कुछ अनुचित शब्दों से इंसल्ट भी किया था, लेकिन पता चलता है कि बारबरा भी फ्रेंच में फ्लुएंट है और वह उस व्यक्ति को डांट देती है। लेकिन इसके पीछे टोनी का रेनबो माइंडसेट सामने आने लगता है। एक बार जब उसके माता पिता उसे कुछ समय के लिए एक होटल में अकेला छोड़ जाते हैं, टोनी तुरंत अपने दोस्त को रात बिताने के लिए बुला लेता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि वह दोस्त मेल था। समय बीतता है और अब 1967 आता है, जब टोनी और उसका परिवार स्पेन में समर वेकेशन का आनंद ले रहा होता है। उस दौरान टोनी को एक लड़की ब्लांका पर क्रश होता है। हालांकि ऐसा लगता है कि टोनी उसी समय अपने मेल दोस्त के साथ भी रोमांटिकली इन्वॉल्वेड था, फिर भी वह ब्लांका के साथ फ्लर्ट करता रहता है। आखिरकार ब्लांका भी टोनी के माता पिता के साथ वेकेशन में शामिल हो जाती है। उस समय बारबरा को राहत मिलती है, क्योंकि उसका बेटा खुद को रेनबो पीपल के रूप में आइडेंटिफाई नहीं करता। एक रेस्टोरेंट में ब्रुक्स ब्लांका के साथ ज्यादा समय बातचीत में बिताता है। उसी शाम ब्लांका और टोनी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, जहां टोनी थोड़ा हेजिटेंट और ऑकवर्ड नजर आता है, क्योंकि ब्लांका उसे तुरंत रात साथ बिताने का इनविटेशन देती है। उस शाम का सपोर्टिव एटमॉस्फेयर और ठंडा मौसम, जो वार्मथ की जरूरत पैदा करता है, के कारण उनकी एक्टिविटीज वैसी ही होती हैं जैसी व्यूअर्स को उम्मीद थी। ब्लांका और टोनी के बीच हार्मोन एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन ये खूबसूरत पल ज्यादा समय तक नहीं टिकता। एक दिन बारबरा एयरपोर्ट पर जाती है और वहाँ ब्रुक्स और ब्लांका को एक साथ ट्रैवल की योजना बनाते हुए पाती है। बारबरा गुस्से में उनका पीछा करती है और एक्सप्लेनेशन मांगना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वे दोनों पहले से ही एक दूसरे से लव में पड़ चुके हैं। बारबरा टूटे दिल के साथ उन्हें छोड़ देती है। बारबरा का दिल और ज्यादा टूटता है जब वह घर लौटती है और पता चलता है कि टोनी फिर से रेनबो पीपल के रूप में आइडेंटिफाई करने लगा है। हालांकि वह इतनी थक चुकी होती है कि बहस करने की बजाय वह अपने बेटे को वैसे ही रहने देती है। बारबरा आगे बढ़ने का फैसला करती है और एक पेड कंपेनियन सैम की संगति ढूंढती है। सैम बारबरा को ब्रुक्स और टोनी के कारण हुए टर्मोइल के बाद हैप्पीनेस ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सैम बारबरा को बाहर खाने ले जाता है, शॉपिंग करवाता है और दूसरी एक्टिविटीज में व्यस्त रखता है। टोनी, जो अपने पिता के अपनी माँ के साथ व्यवहार से अनहैप्पी है, ब्रुक्स और ब्लांका को कई लेटर्स भेजता है, लेकिन ये दोनों खुशहाल लोग अपने पास पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ब्लांका को टोनी का एक लेटर मिलता है और वह ब्रुक्स से इस बारे में डिस्कस करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रुक्स को अब इसकी परवाह नहीं है। इस बीच सैम न केवल बारबरा के करीब आता है, बल्कि टोनी के साथ भी एक डिसेंट रिलेशनशिप बना लेता है। जब बारबरा को इस बारे में पता चलता है, तो वह सैम से अपसेट हो जाती है और उससे बड़ा आर्ग्यूमेंट कर लेती है। हालांकि सैम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माफी मांग लेता है। एक दिन बारबरा को पता चलता है कि हॉबीज अपनाने से सैडनेस कम हो सकती है, इसलिए वह पेंट ब्रश उठाती है और फिर से पेंटिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर की सैडनेस इतनी ओवरवेलमिंग होती है कि वह फोकस नहीं कर पाती। सौभाग्य से सैम उसे सांत्वना देने आता है। उस पल में बारबरा को पैशन महसूस होता है, और क्योंकि वह लंबे समय से अफेक्शन से वंचित थी, वह सैम से टच करने के लिए कहती है, जिसे सैम खुशी मान लेता है। फिर हम टोनी को देखते हैं, जो बहुत डिप्रेस्ड है, अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पिता द्वारा ले लिए जाने से लेकर अपनी करंट रेनबो आइडेंटिटी तक। जब वह घर पहुंचता है, टोनी अपनी डिप्रेस्ड ऑरा के साथ अपने हाथ में पकड़ी लिकर से सब कुछ ट्रीट करने का फैसला करता है। एक के बाद एक एसआईपी उसे ड्रंक कर देती है। नशे में टोनी को एक मोर्निंग साउंड सुनाई देती है, जो उसे क्यूरियस कर देती है। वह तुरंत उस साउंड का सोर्स ढूंढने जाता है और उसे बारबरा
और सैम हार्मोन एक्टिविटीज करते हुए मिलते हैं। नशे के प्रभाव में टोनी अपने कपड़े उतारकर उनके साथ ज्वाइन करने का फैसला करता है, लेकिन शर्मिंदगी या गुस्से की बजाय बारबरा हंस पड़ती है। अब बारबरा सैड नहीं है, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती, क्योंकि सैम अब्रॉड अपनी एजुकेशन परस्यू करने का फैसला करता है। बारबरा फिर से डिप्रेस्ड हो जाती है और क्योंकि वह बहुत स्ट्रेस्ड है, वह अपनी लाइफ खत्म करने की कोशिश करती है। आखिरकार उसकी हालत क्रिटिकल हो जाती है, लेकिन उसे बचाया जा सकता है। बारबरा धीरे धीरे रिकवर करती है, हालांकि अब उसके पास केवल टोनी ही बचा है। आखिरकार 1972 में बारबरा टोनी के साथ लंदन वापस जाने का फैसला करती है। वहाँ वह एक काफी रिच सोशलाइट मदर के रूप में समय बिताती है। एक दिन वह टोनी के साथ एक और पार्टी इनविटेशन में शामिल होती है। वहाँ टोनी से 10 कदम दूर बात करते हुए न जाने कौन सा डेविल बारबरा के कान में फुसफुसाता है। अचानक बारबरा को टोनी के साथ हार्मोन एक्टिविटी करने की इच्छा होती है और वह अपने बेटे को सेड्यूस करती है। टोनी, जो उस एटमॉस्फेयर में बह जाता है, अपनी माँ की इच्छाओं में बह जाता है। यह इंसिडेंट सोफा पर होता है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद टोनी मेंटली और ज्यादा डेवेस्टेटेड हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाला इंसान बन जाता है। एक दिन वह बारबरा से इसलिए झगड़ पड़ता है क्योंकि उसके डॉग का कॉलर कहीं गायब हो गया था। टोनी और बारबरा उस कॉलर को ढूंढते हैं और आखिरकार वह किचन में मिलता है। टोनी का चेहरा उदास होता है और उसका चेहरा दिखाता है कि उसे मेंटल डिसऑर्डर है। बारबरा अपने बेटे को बेवजह डांटती है, भले ही कॉलर मिल गया हो। टोनी अभी भी अनॉयड है और आखिरकार वह अपनी माँ को चाकू मार देता है, जिससे वह बेसहारा होकर गिर पड़ती है। इस इंसिडेंट से बारबरा की मौत हो जाती है। हालांकि टोनी अभी भी अपनी माँ के कॉर्प्स के बगल में कैजुअली खाना खाता है। यह और साबित करता है कि टोनी मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है। टोनी को आखिरकार अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसके मेंटल डिसऑर्डर के कारण उसे सजा नहीं दी जा सकती। उसकी ग्रैंड मदर उसकी देखभाल करती है। हालांकि वही इंसिडेंट फिर से होता है और टोनी पर ट्रायल चलता है और उसे प्रिजन भेज दिया जाता है। इस कहानी में टोनी आखिरकार 1981 में अपने चेहरे को प्लास्टिक से ढककर अपनी लाइफ खत्म कर लेता है और फिल्म यहीं खत्म होती है।